क्वेश्चन में आपके पास में वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, और जो अभी हम क्वेश्चन पे ना भी ध्यान दें, केवल ये सोचें कि वोल्टेज करंट ग्राफ से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। वोल्टेज करंट ग्राफ से हम क्या पता करते हैं? जब आप दिमाग के सारे थोड़े दौड़ाओगे तो एक ही जवाब मिलेगा, और वो जवाब है रेजिस्टेंस। केवल और केवल रेजिस्टेंस पता करते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, उसके भी दो रास्ते हैं। एक तो रेजिस्टेंस बराबर होता है y एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस अपॉन x एक्सिस पर वैल्यू का डिफरेंस। क्या x ऊपर रहता है? क्या x ऊपर होता है? यार कॉपी में भी ऐसे लिखा है क्या तुमने? स्लोप का फार्मूला क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। और कॉपी चेक करिए। नहीं, और कॉपी चेक करो। ये हाल है तुम्हारा। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इन y एक्सिस अपॉन डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इन x एक्सिस, तो ये तो लग नहीं पाएगा क्योंकि y एक्सिस पर वैल्यूज तो नहीं पता है, और ना ही हमारे पास में x एक्सिस पर वैल्यूज पता है। और एक तरीका था r बराबर स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है ढाल। आप देखो ना, किसकी ढाल ज्यादा है? ए की या बी की? अच्छा, ए की ज्यादा है। जिसमें चढ़ने में तुम्हें तकलीफ हो ना, उसकी स्लोप ज्यादा है। बताओ, इसमें ज्यादा अच्छे से आप चढ़ाई कर लोगे या इसमें? बी में। तो जिसमें तो दिक्कत आपको आएगी चढ़ने में, उसका स्लोप ज्यादा है, उसका ढाल ज्यादा है। तो आर बराबर होता है स्लोप, तो रेजिस्टेंस बराबर हो गया स्लोप। तो स्लोप किसका ज्यादा है? ए का। तो यहां पर आपने लिखा स्लोप फॉर ए ग्रेटर देन स्लोप फॉर बी। तो स्लोप बराबर है रेजिस्टेंस, यहां पर हो गया रेजिस्टेंस ए ग्रेटर देन रेजिस्टेंस बी। आ गया? किसका ज्यादा रेजिस्टेंस है? अरे ये बात बताई गई है कि नहीं बताई गई है? और जो स्लोप है ना, वो स्लोप अगर कभी फंस जाओगे, स्लोप किसका ज्यादा है? तो जिसमें चढ़ने में आपको तकलीफ हो, उसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा, एक अगर हम तीसरी लाइन और बना दें, ये देखिए, तो अब ए और बी में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सी का। एक तो ये सिंपल तरीका है, बिना किसी एफर्ट्स के तरीका है कि स्लोप ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा है। दूसरा एक तरीका और भी तो था, स्लोप बराबर होता था tan, और फिर आगे लिखते थे एंगल फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये भी एक तरीका था। अब अगर आप अपने क्वेश्चन के ग्राफ को देखोगे तो ए वाली जो वायर ए के लिए जो ग्राफ आया है वो ये आया है, और वायर बी के लिए जो ग्राफ है वो ये आया है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो वायर बी वाला जो ग्राफ है वो कम एंगल बना रहा है, और वायर ए वाला ज़्यादा बना रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि एंगल जो है वो ए का ज़्यादा और बी का कम है। वहाँ से भी ये पता चलता है कि स्लोप जो है ए का ज़्यादा और बी का कम है। तो दोनों ही तरीके से आप इस नतीजे पर पहुँचते हो कि रेजिस्टेंस के मामले में रिच कौन है? वायर ए एज कम्पेयर टू द वायर बी। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर हम वेरिएशन करते हैं, ये देखो यहाँ पर आई ले हैं और यहाँ पर भी ले, सेम क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे कि अब हमारी सोच फिर बदलेगी। क्या कि आई वी ग्राफ, करंट वोल्टेज ग्राफ से हमें क्या पता चलता था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता था, किसका पता चलता था? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब और स्लोप बराबर क्या होता था इस केस में?
स्लोप बराबर होता था 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये भूलने वाली बात नहीं है, पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि V और I ग्राफ अगर है, V I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, जो V और I का ग्राफ होता है वो रेजिस्टेंस देता है। V I ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और स्लोप निकालने के तरीके मैं आपको बता चुका हूं। और अगर I V ग्राफ है, I V ग्राफ हमें क्या बताता है? I V ग्राफ गिव्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोगों ने एक नाम दिया था कंडक्टेंस। और स्लोप क्या बताता है? I V ग्राफ का स्लोप बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब की बार ग्राफ I V का है, तो फिर आप देख सकते हो कि स्लोप के मामले में कौन देख सके, तो आप लिखोगे A का जो स्लोप है वो B से ज्यादा है, A का स्लोप B से ज्यादा है। स्लोप की जगह पे लिख सकते हो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 1 अपॉन, तो यहां से क्या निकला? RB ग्रेटर देन R, यानी अब की जो रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा वो कौन होगा? केयरफुली इस क्वेश्चन को देखना है, करना है। VI बोले तो VI में रेजिस्टेंस होता है स्लोप, और IB बोले तो क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, पक्का? अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है? अगर वो ये कह दें इसी सेम क्वेश्चन में, एक तो इन्होंने पूछा कि कंपेयर रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ द वायर्स A एंड B, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगर both wires having same length, same area, but different material, then compare resistivity. तो यहां पर आप रेजिस्टेंस तो कंपेयर कर चुके हो, अब रेजिस्टेंस के फार्मूले को खोलो, ये आएगा रो L बाई ए, और यहाँ पर रो L बाई ए, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों लोगों के कैसे हैं? सेम चल रहा है, ये कट जाएगा। यहाँ पर B की रेजिस्टिविटी कैसे क्या है? ज्यादा, तो रेजिस्टिविटी के मामले में ज्यादा कौन है? ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो कि पिछली क्लास से रिलेटेड है, जो कि आपने की। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपके सामने और आएंगे 1-2 क्लास के बाद ही, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ी करेंगे, मतलब विजन ये होना चाहिए जैसे जो क्वेश्चन हमने दिया आप आंसर नहीं बता पा रहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहिए कि सामने वोल्टेज करंट ग्राफ है, क्वेश्चन में बात हो रही है रेजिस्टेंस की, हमारे पास में 2 रास्ते हैं। अगर हमें y एक्सिस पर वैल्यूज पता है, x एक्सिस पर वैल्यूज पता है, तो एक रास्ता वो है r बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, दूसरा रास्ता स्लोप वाला है। और स्लोप को जज करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया, एक सिंपल तरीका यही है कि एक दीवार जो है थोड़ी झुकी हुई है, एक दीवार बिल्कुल ऐसे है, इसमें तकलीफ होगी चढ़ने में, जो बिल्कुल स्ट्रेट है वर्टिकल जो है, जिसको चढ़ने में आपको दिक्कत हो उसकी स्लोप क्या है? ज्यादा। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, तो रेजिस्टेंसेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करने वाले, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करने वाले। अब आपके घर में जो लाइट का बल्ब है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करता है, फैन भी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करता है, पानी की मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करती है, वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करती है। इनको जनरल में भी क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंसेस।
एक्चुअली इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करने वाले। इनका सिंबल ये होता है ऐसे। अब ये सिंबल हमने बनाया, इसको देख करके आप समझ गए कि सर ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये नहीं समझ पाओगे कि इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस का मतलब हो वॉशिंग मशीन, या ये हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो टेलीविजन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो खर्च करने वाले लोग होते हैं फिजिक्स में उनको जनरल वे में कहा जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल वे में इनको दिखाया करेंगे। तो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंसेस हैं। एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 ओम है। ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R3 ओम है। ये तीसरा रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R3 ओम है। तो यहाँ पर आपके पास में 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंसेस, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और हमने इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड 1 by 1। 1 by 1 का मतलब होता है मीन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक दूसरे के साथ में इनको जोड़ते चले जाओ, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज कर लो कि आप चीजों को समझने के लिए आप ये समझो ये एक बल्ब है और ये एक ट्यूब लाइट है और ये आपका फैन है। तो ये रहा पहले नंबर पर बल्ब, बगल में उसके ट्यूब लाइट और उसके बगल में ये फैन। तीनों लोगों को 1 by 1 करके अगल बगल जोड़ दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। तो अगर आप नोटिस करें तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में 2 वायर होते हैं। बल्ब में ये 2 वायर होंगे जोड़ने के लिए, ट्यूबलाइट में भी ये 2 वायर होंगे कनेक्शन बनाने के लिए, और फैन में भी ये 2 वायर होंगे कनेक्शन बनाने के लिए। जब हमने इनको सीरीज में जोड़ दिया तो ये देखो खाली है और ये वाला भी किनारा खाली है। मैंने इनको जा करके सप्लाई से जोड़ दिया। सप्लाई यानी कि बैटरी, सप्लाई से जोड़ दिया जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। सप्लाई से क्या चलेगी? इलेक्ट्रिक करंट चलेगी। मान लेते हैं कितनी वैल्यू की इलेक्ट्रिक करंट आ रही है? I वैल्यू की आ रही है। तो वो करंट यहाँ पर भी जाएगी, वही करंट यहाँ पर भी जाएगी, वही करंट यहाँ पर भी जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन का यही तो एक कमाल है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 10 लोग हैं तो एक पर जितनी करंट होगी बाकी 9 लोगों पर भी उतनी ही करंट होगी। ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडा है। तो इसके पास कितना वोल्टेज आएगा? तो हमने कहा इसके पास में जो वोल्टेज है वो V1, इसके पास कितना वोल्टेज आएगा? मान लिया वो V2 है, और इसके पास कितना वोल्टेज आएगा? मान लिया वो V3 है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले हमने सीखा V बराबर क्या होता है? I है। तो भाई रेजिस्टेंस इसके पास है, करंट भी पास में है, तो वोल्टेज भी होगा। तो कुल कितना वोल्टेज होगा? टोटल वोल्टेज बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 कहाँ का वोल्टेज है? यहाँ का। तो इस वाले फंडे से ओपन करो, यहाँ पे करंट कितनी है? I, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस V2 कहाँ का वोल्टेज है? यहाँ का। यहाँ पे करंट कितनी है? वही I, और रेजिस्टेंस कितना है? R2। V3 कहाँ का वोल्टेज है? यहाँ का। यहाँ पे करंट कितनी है? I, रेजिस्टेंस कितना है? R2। अब भी क्लियर हो, ये क्या लिख रहा है? टोटल वोल्टेज। तो वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगा? करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भाई, करंट तो वही रहने वाली है जो है आपके पास सप्लाई। देखो यहाँ से I R टोटल बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस सारे के सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के समेशन के बराबर। जनरल में इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिखते हैं R बराबर सिग्मा R। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं।
सिग्मा मतलब जितने भी आगे हैं सबको काउंट कर लेंगे। सिग्मा जैसे इसको मैं खोलता हूँ, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, पांचवा R5, आगे एंड सो ऑन। इस सिग्मा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे लिखा जाए सिग्मा x तो क्या मतलब है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो। अच्छा, अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हम पैरेलल में लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला रेजिस्टेंस ये R1 वैल्यू का है, देखो दूसरा वाला इसके पैरेलल है, ये रहा, और तीसरा वाला दूसरे के पैरेलल है, यानी कि सब आपस में पैरेलल है। पहला वाला दूसरे के पैरेलल है, दूसरा वाला तीसरे के पैरेलल है, पहला पैरेलल है दूसरे के, दूसरा पैरेलल तीसरे के, तो पहला और तीसरा भी तो पैरेलल हो गए, ये सब आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। और सभी के ये टर्मिनल्स हैं, तो मैंने इनको सबको एक साथ जोड़ा और सप्लाई से जोड़ दिया। सप्लाई का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी देने वाला सोर्स, सप्लाई से जोड़ दिया। नाउ बी केयरफुल, सप्लाई के पास ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये देखो यहाँ पर भी प्लस होगा, बोलो, और यहाँ पर भी माइनस होगा, पक्का। अगर ये सप्लाई एक बैटरी होती है, अगर ये आपका किनारा प्लस पोटेंशियल का है और ये किनारा माइनस पोटेंशियल का है, तो ये प्लस यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, और ये नेगेटिव इनसे कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड, इनसे कनेक्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। भाई अगर इस प्लस का मतलब है 50 वोल्ट और नेगेटिव का मतलब है 10 वोल्ट, तो ये 50 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, 50 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, 50 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, तो हर किसी के पास में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना आएगा, 40 40 40। नई बात समझ में आ रही है, समझो इस बात को कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पोटेंशियल का डिफरेंस एक जैसा रहता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है, करंट। अब दोनों तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मान लिया कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, यहाँ पर भी फिर V होगा और यहाँ पर भी V होगा, और जो सप्लाई करंट चलेगी अब उसको ब्रेक होना पड़ेगा। सप्लाई करंट का कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, सपोज कर लिया यहाँ जो पार्ट जा रहा है वो I3 है, कुछ हिस्सा सप्लाई करंट का यहाँ जाएगा, यहाँ जो वैल्यू जा रही है करंट की वो I2 है, और कुछ हिस्सा यहाँ जा रहा है। हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, टेलीविजन, फ्रिज, पानी की मोटर और बल्ब, फैन, एसी सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और खंबे से जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं जिसको इलेक्ट्रिक पोल कहते हैं, तो खंबे से इलेक्ट्रिक पोल से सप्लाई आती है, सप्लाई मतलब करंट आती है, और फिर वो जब आपके घर में पहुँचती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब एसी को चाहिए 15 एम्पियर तो वो अपना 15 एम्पियर ले लेगा, और टेलीविजन को चाहिए मान लेते हैं 2 एम्पियर तो वो 2 एम्पियर ले लेगा। तो सारी की सारी जो सप्लाई करंट है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको जितनी चाहिए उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो जो टोटल करंट है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई है। एक पार्ट है I1, दूसरा है I2 और तीसरा क्या है I3। तो इनका जो समेशन है वो टोटल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ओम्स लॉ लिखे तो V बराबर होता है IR, I बराबर होता है V बाई I, और I1 ये रहा I2। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, कितना रेजिस्टेंस है R1, I2 तो डिफरेंस वाला पोटेंशियल कितना है V R2, यहाँ पर भी V और R3। इसको लेकर के थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, ये टोटल करंट है। तो करंट बराबर है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो टोटल करंट बराबर पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भाई, और पोटेंशियल तो सेम चल रहा है भाई, कैंसिल हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस
1/r2 प्लस 1/r3। जनरल में भी इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/r बराबर सिग्मा 1/r। व्हाट डू मीन बाय सिग्मा 1/r? मतलब 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस एंड सो। तो रेजिस्टेंस का टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट की भाषा में, सर्किट की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशंस में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करते हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं। और एक ट्यूनिंग बना होगा, जैसे लिखा गया रेजिस्टेंसेस मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करने वाले, एक ही मतलब है इनका, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च करने वाले। तो रेजिस्टेंसेस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करने वाले। ये अपने माइंड में एक रफ आइडिया हमेशा लेके चलो। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस, और दूसरे होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इनको कैसे पहचानोगे, इनको कैसे पकड़ोगे? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनर्जी खर्च करके हमें फायदा देते हैं, बेनिफिट मिलता है। अब एसी में अगर आपने एनर्जी इलेक्ट्रिक खर्च की है, अच्छा खासा बिजली का बिल आपने पे किया है, उसने आपको फायदा भी दिया। मिक्सी में अगर आपने एनर्जी खर्च की है तो जूस आपको बना के उसने दिया है। फैन में एनर्जी आपने खर्च की है तो आपको उसने एयर दी है। हीटर में आपने एनर्जी खर्च की है तो उसने आपको टेम्परेचर हीट एनर्जी दी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस एनर्जी खर्च करके हमें फायदा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंसेस एनर्जी खर्च करके हमें कोई फायदा नहीं देते, कोई फायदा नहीं देते, नहीं देते। जैसे एक कंपनी ने ऐड दिया, 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर ये गाड़ी जाएगी, तो दूसरी कंपनी की जो गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर ही जा रही है। आप किसको चुनोगे? इसका मतलब ये है कि ये 40 किलोमीटर वाली जो गाड़ी है उसका जो इंजन है वो इंटरनली ज्यादा खर्च कर रहा है और हमको फायदा केवल 40 किलोमीटर का दे रहा है, और जो ऊपर वाला जो इंजन है वो एक्सटर्नली मतलब इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो एक्सटर्नली वो हमको ज्यादा फायदा दे रहा है, इंटरनली वो कम खर्च कर रहा है। ठीक है ना? तो ये दो तरीके के फीचर्स होते हैं रेजिस्टेंसेस में। नथिंग से स्पेशल रेजिस्टेंस लिखा हो तो हमेशा आप एक्सटर्नल के बारे में सोचेंगे, आप अपने मन से कभी इंटरनल के बारे में नहीं सोचेंगे। हम एक सर्किट बनाते हैं, उस पर ध्यान देना कि हमारे पास में सप्लाई है, तो सप्लाई का मतलब है हमारे पास बैटरी है और बैटरी के पास में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये इंटरनल होता है, बैटरी के अंदर होता है, और ये रेजिस्टेंस हमको कोई फायदा नहीं देता बल्कि हमारा क्या करता है, नुकसान करता है। जैसे बैटरी के पास में मान लेते हैं कि एनर्जी थी 100 जूल, तो 100 जूल में उसने जो हमको दी वो उसने हमको दी 95 जूल। 5 जूल कहाँ गई? बैटरी के अंदर ही खर्च हो गई। उससे कोई हमें फायदा मिला ना? हमें तो केवल फायदा क्या मिला? 95 जूल का।
ये जो 5 जूल जिसका जिसका कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन बेनिफिट नहीं मिला है, वो 5 जूल जिसने खर्च किया उसका नाम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के बगल में जो रेजिस्टेंस हम दिखा रहे हैं वो इंटरनल है। बैटरी के पास में जो वोल्टेज होती है उसको ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ कैपिटल ई से लिखते हैं, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक सेल होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, ज़्यादा पावर की है तो आप उसको बैटरी कहते हो, कम पावर की है, ताकत की है तो आप उसको जो है सेल कहते हो। घड़ी में जो कि कम पावर की यूज़ होती है तो सेल कहलाती है, और इन्वर्टर में ज़्यादा पावर की यूज़ होती है तो बैटरी कहलाती है, गाड़ी में ज़्यादा पावर की यूज़ होती है तो बैटरी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है या इलेक्ट्रिक बैटरी, उसके पास जो वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ऑफ बैटरी इज कॉल्ड EMF, is called EMF, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि यही वो वोल्टेज होता है, यही वो आपका जो है टर्म होता है जो कि चार्ज को मोटिवेट करता है चलने के लिए, और हम इसके वोल्टेज को V से ना लिख करके कैपिटल E से लिखते हैं। तो इस समय सर्किट में एक बैटरी लगी हुई देख सकते हो आप। अब इस बैटरी की एनर्जी को खर्च करने वाला जो चाहिए वो एक्सटर्नल है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r से लिखा जाता है। ये रहा एक्सटर्नल। सपोज कर लो ये फैन है, एक्सटर्नल। जैसे हमने बैटरी के साथ इसको जोड़ा तो बैटरी से एनर्जी निकली और खर्च होने लगी। तो जो एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है उससे तो मुझे फायदा मिल रहा है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है उसका हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज रीड करता है, और यहाँ हमने एक आमीटर लगा दिया जो कि करंट को रीड करता है। तो करंट थी I, और इस तरीके से सर्किट, जब तक बैटरी की एनर्जी है, जब तक बैटरी के पास एनर्जी है, तब तक ये सर्किट अपना काम करेगा। तो एक रूल होता है किरचॉफ रूल, आप 12th में इसको पढ़ोगे, किरचॉफ रूल। जब किरचॉफ रूल हम लगाते हैं तो किरचॉफ रूल लगने से क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है PD, या मैं इधर लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R, वो भाई V है, कैपिटल V। और ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर क्या होगा, IR होगा। बोलो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होगा, IR। और जरा इसको देखो, ये यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बात को समझना। अगर मैं एक वोल्ट मीटर यहां लगा दूं, यहां पर ये वोल्ट मीटर लगा दूं, ये वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज निकालेगा किसके किनारों पर, बैटरी के किनारों पर। किसके किनारों पर, बैटरी के किनारों पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, या फिर आप बोल सकते हो बैटरी, अक्रॉस सेल या फिर बैटरी। मान लिया वो V डैश है, सपोज कर लिया वो V डैश है, तो V डैश बराबर आता है E माइनस IR।
आइए बात को समझिए, किरचॉफ लॉ है और किरचॉफ लॉ से पता चलता है, देखो ये चीज तो तुमको ओम्स लॉ से भी पता चलती है कि भाई आई करंट इसमें जा रही है तो इसके पास जो वोल्टेज होगी वो V बराबर आई आर होगी। लेकिन जो ये बात लिखी गई है ये तुम्हें नहीं पता है, ओम्स लॉ से तो नहीं पता है, तो ये किरचॉफ से आता है कि जब बैटरी के किनारों पर जिस समय बैटरी चालू है, सोच के देखने वाली बात है, बैटरी के पास में जो पोटेंशियल था वो कितना था, E था। लेकिन जब बैटरी चालू हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो अब बैटरी के पास जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, E माइनस आई आर। जहाँ पर ये छोटा वाला आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैं तुमको बता चुका हूँ। और ये मत सोचना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो केवल और केवल बैटरी में होता है। आप मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितना भी तुम फूड लेते हो क्या सब एनर्जी में बदलता है ना, कुछ वेस्ट तो होता ही है ना, तो जो वेस्ट पार्ट है वो इंटरनल है, ठीक है ना। तो अब एक वोल्टेज जो है, ये वाली जो वोल्टेज है वो बैटरी के किनारों पर है और ये वाली वोल्टेज एक्सटर्नल के किनारों पर है। दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों कैसे होते हैं, सेम। दोनों वोल्टेजेस कैसी होती हैं, सेम। क्यों होती है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है यार। ये जो एक्सटर्नल का जो रेजिस्टेंस है और जो बैटरी है ये आपस में कैसी है, पैरेलल। और अभी हमने देखा, अभी हमने सीखा कि जो लोग पैरेलल में होते हैं उनके पास में वोल्टेज कैसी होती है, सेम। दोनों को बराबर कर दिए थे, तो V डैश बराबर V। क्या लॉजिक है, क्योंकि बोथ आर पैरेलल। पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल जो होते हैं वो सेम रहते हैं। लॉजिक भी समझो ना, अगर ये आपका प्लस है वही प्लस तो यहाँ पर भी है ना, और बैटरी का अगर ये माइनस है तो वही माइनस तो यहाँ पर भी है कि नहीं, वही लॉजिक है आपका। भाई मान लेते हैं इस वाले प्लस का मतलब है 50 वोल्ट, तो ये 50 वोल्ट यहाँ से जुड़ गया, और इस वाले नेगेटिव का मतलब है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट यहाँ से जुड़ गया। तो यहाँ पर भी कितना है, 50 और 0, यहाँ पर भी कितना है, 50 0। ऐसे भी समझ सकते हो। हमेशा के लिए याद रखो कि पैरेलल में जो वोल्टेजेस होती है वो कैसे होती है, बराबर। तो मैंने बराबर कर दिया, तो ये आ गया E माइनस आई आर बराबर I कैपिटल आर। ये आया E बराबर I कैपिटल R प्लस I स्मॉल आर। E बराबर आ गया I कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। I बराबर आ गया E अपॉन R प्लस स्मॉल। I क्या है, I सप्लाई करंट है जो बैटरी से चली। सीधे सीधे फार्मूला आपको ये लगाना है कुछ प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन में दिया जाएगा, मेंशन किया जाएगा कि एक बैटरी है जिसका की वोल्टेज 500 वोल्ट है। याद रखो बैटरी की वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, कैपिटल ई यहाँ पर 500 वोल्ट है। कहेंगे इस बैटरी को हमने रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जिसका कि रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, 6 ओम। वेट एंड वॉच, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, अगर दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो क्या लेंगे, 0। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या लेंगे, 0। जब किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं आइडियल बैटरी। क्या कहते हैं, आइडियल बैटरी। तो आप एक तरीके से यहाँ से सप्लाई करंट निकालोगे। अब देखिए हम इसी रिजल्ट को ले रहे हैं, यही वाला रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन हम इसमें I को गायब कर रहे हैं। E माइनस आई आर और I कैपिटल आर। मैं इसमें I को गायब कर रहा हूं, देखो किस तरीके से। E माइनस आई आर, इस आई आर की जगह पे V लिख सकता हूं, देखो ये है, यहां से आ गया E माइनस V बराबर आई आर, ठीक है। और आगे देखिए E माइनस V, I की जगह पे क्या लिख सकता हूं, V बाई आर, V बाई आर स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R E माइनस V अपॉन में V इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर E minus V upon V. Now by using this concept you can determine the internal small r, ठीक है। स्मॉल r को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
तो अब अगर आपके पास में अप्रोच है, अगर आपके पास में विजन है कि हाँ ये आप सब जानते हो, तो सिचुएशन के हिसाब से आप इन रिजल्ट्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नोट कर लीजिए। ये जो आर्टिकल कराया है ये यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके भी सिलेबस का, बट पूछते बहुत कम है, बट आपके यहाँ आईसीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक लाइन लिखी जा रही है, वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। क्या आंसर लिखें इसका? देखो जो हमको जानकारी है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस हमेशा चार्ज चलाते हैं, चार्ज को चलाते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज नहीं चलेगा, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस काम करते हैं। तो वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? W बराबर QV होगा। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया? ये आया तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आपने लिखा डेल्टा V बराबर W बाई Q। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से ना लिख के V से लिखा गया है, W बाई Q। W बराबर हो गया QV। अच्छा, Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT, तो W बराबर हो गया VIT। तो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस वर्क डन W इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये वो वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है, और जो वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो वर्क डन किसी के अंदर मोशन पैदा कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। जो वर्क डन किसी की पोजीशन को मेंटेन किए हुए है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आपने कोई चीज स्प्रिंग से बांध दी है तो स्प्रिंग काम कर रही है, और वो जो स्प्रिंग काम कर रही है तो जिसको तुमने उसके साथ बांधा है उसको लगातार क्या किए हुए, क्लैंप किए हुए हैं, यानी कि अपनी जगह पर उसको बनाए हुए हैं। तो ये स्प्रिंग वाला वर्क डन क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल यहाँ पे जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों कहलाता है? क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट को चलाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर हो गया W, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर हो गया VIT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फार्मूला आपके पास आ गया। एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी है, करंट आ रही है I, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हमने निकाल दी। अब किसी ने चैलेंज किया कि भाई यहाँ से I हटा दो। जब हम I हटाएंगे तो ये बनेगा V² T/R। कैसे बनेगा? देखो VIT है, V I की जगह पे क्या लिख सकते हो? V/R। क्योंकि V बराबर होता है IR, I बराबर क्या होगा? V/R। ये बन गया V² T/R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इस वाले फार्मूले में कहीं पर I नहीं। अब हम जो है V को हटा देते हैं। अगर V को हटा देंगे तो ये बन जाएगा I²RT। कैसे बन जाएगा? ये है VIT, V की जगह पे क्या लिख सकते हो? IR, I²RT। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन
टाइम, ये कहलाता है पावर। लेकिन अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली हो तो ये पावर भी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हम P से लिखते हैं, एनर्जी को T से लिखते हैं, T पर टाइम। जरा इसको देखो, यहाँ पर लिखा VIT, टाइम से टाइम कैंसिल, पावर बराबर V इंटू आई। इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला ये आ गया। अब ये वाला जरा एनर्जी का फार्मूला लगा देना, दूसरा फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। अब इस वाले E को यहाँ रख के देख लेना, तीसरा आ जाएगा I स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का फार्मूला ये है, एनर्जी निकालने का फार्मूला ये है। और जो आपके कंपटीटर हैं वो कोई एक फार्मूला याद रखते हैं, उनको पावर के फार्मूले याद है। तो पावर के फार्मूले में T से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। देखो V इंटू आई है और V इंटू आई साथ में T को टाइम ले जाओ तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। V स्क्वायर बाई आर है, साथ में टाइम ले जाओ तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो अगर आपको पावर के फार्मूले याद हैं तो उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। या अगर आपको एनर्जी के फार्मूले याद है तो टाइम को हटा दो तो क्या बन जाएगा, पावर। ठीक है, ये बात बोलो भाई। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो दो तरीके का है। एक बार फिर से, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो दो तरीके का है। एक तो होता है रेटिंग। रेटिंग मतलब लिखा हुआ। एक होता है कंज्यूम। कंज्यूम मतलब रियल, ट्रू, एक्चुअल। जैसे आपने एक नया बल्ब खरीदा, बल्ब को देखा तो वहां लिखा था 500 वाट, 500 वाट, वो लिखा हुआ है ना। तो अगर वो बल्ब आप लेके आते हो और अपने अलमीरा पे रख देते हो तो क्या कोई बिजली का बिल आएगा, कोई बिल नहीं आएगा, क्योंकि लिखा हुआ पावर है, इससे बिल नहीं आने वाला। अब तुमने उस बल्ब को लगा दिया, अब जब बल्ब को लगा दिया वो काम कर रहा है, तो जब वो काम कर रहा है तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, वो क्या कहलाता है, कंज्यूम पावर, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रू पावर। अगर आपके बल्ब पर लिखा है 500 वाट, उसका जो कंज्यूम वाला पावर होगा वो 500 वाट से ज़्यादा तो नहीं होगा, ये बात पक्की है। कॉमन सेंस लगाइए। भाई आपने उससे मांगा 500 वाट का बल्ब दो, तो घर जाकर के तुमको क्या 600 वाट की रोशनी देगा, 600 वाट की ब्राइटनेस तो नहीं देगा। 500 वाट का है तो या तो वो 500 वाट देगा या उससे नीचे देगा। अब वो 500 वाट देगा या उससे नीचे देगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारे घर में वोल्टेज कितना है, क्योंकि बल्ब के बगल में लिखा होगा 500 वाट और कॉमा करके लिखा होगा 220 वोल्ट। यानी वो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर तुम इसको 220 वोल्ट दोगे तो ये 500 वाट एनर्जी आपको देगा। लेकिन आपके घर में 220 वोल्ट नहीं आ रहा, आपके घर में तो 200 वोल्ट आ रहा है, तो आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है तो पावर भी क्या होगा, कम होगा। जब हम बात करते हैं पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की दो तरीके की होती है, एक रेटिंग, रेटिंग मतलब लिखा हुआ, और लिखे हुए में बहुत सारी चीजें आती हैं। रेटिंग में आपको पावर मिलेगा, लिखा हुआ आपको पावर मिलेगा, लिखा हुआ आपको वोल्टेज मिलेगा, और कभी कभी लिखा हुआ आपको करंट मिलेगा, एम्पियर। आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा, उसमें लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट 5 एम्पियर। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इसको 5 एम्पियर की करंट चाहिए और वोल्टेज कितना चाहिए, 220 वोल्ट पर। तो इसमें जो पावर आपको मिलेगी उतनी मिलेगी जितनी लिखी हुई है। लेकिन अगर आप लिखी हुई पावर से, लिखी हुई वोल्टेज से कम वोल्टेज देते हो, ज़्यादा देने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट तो 300 वोल्ट नहीं दे सकते, डैमेज कर देगा। तो हम जो दे सकते हैं वो लिखे हुए के बराबर या उससे थोड़ा कम। बहुत कम देंगे तो काम नहीं बनेगा, बहुत कम वोल्टेज आती है तो पानी की मोटर काम नहीं करती है, ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते। तो लिखे हुए में आपको पावर भी मिलती है, वोल्टेज भी मिलती है, कभी कभी क्या मिलती है, करंट। और कंज्यूम जो हकीकत है, जो आपके घर में वो कंज्यूम करता है, क्लियर ये बात। और जनरली ये देखा जाता है
कि जो कंज्यूम वाला पावर होता है, कंज्यूम वाला जो पावर होता है वो रेटिंग वाले से या तो कम होता है और या फिर रेटिंग वाले से बराबर होता है, ज्यादा का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली हम यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, कंज्यूम वाला जो वोल्टेज होता है वो रेटिंग वोल्टेज से या तो क्या होगा, कम होगा या फिर क्या होगा, बराबर। इसी तरीके से जो कंज्यूम वाला करंट है वो या तो रेटिंग वाले करंट से बराबर होगा या उससे कम होगा, ज्यादा का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, नोट करें। जो कॉन्सेप्ट हम करा रहे हैं अब आपको, ये केवल 10th क्लास के लिए वैलिड है। जब आप वापस से इलेक्ट्रिसिटी को 12th क्लास में दोबारा पढ़ोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। 11th में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। क्या है कॉन्सेप्ट समझो। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कुछ भी सोच लो, पानी की मोटर या बल्ब, जो भी आपको मन हो। इसकी रेटिंग वाली पावर P1 है, इसका रेटिंग वाला वोल्टेज V, और ये दूसरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसका रेटिंग वाला पावर P2 है और रेटिंग का वोल्टेज V। ये तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, रेटिंग वाला पावर P3 है और रेटिंग वाला वोल्टेज भी। 3 है, 4 भी ले सकते हो, 300 ले सकते हो, फिलहाल हमने 3 लिए। इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। पहला अप्लायंस P1V का, दूसरा अप्लायंस P2V का और तीसरा अप्लायंस P3V का, सीरीज में जोड़ दिया। और किसके साथ जोड़ दिया, सप्लाई के साथ जोड़ दिया। सप्लाई के पास में भी वोल्टेज होगा, बिल्कुल होगा। तो सप्लाई का जो वोल्टेज है वो रेटिंग वोल्टेज के बराबर है। सप्लाई का जो वोल्टेज है वो रेटिंग वोल्टेज के क्या है, बराबर। अब ये सब काम कर रहे हैं तो पूछते हैं कि टोटल कंज्यूम पावर क्या होगी। टोटल कंज्यूम पावर देखो निकालने का तरीका है, 1/P बराबर सिग्मा 1/P, मतलब 1/P बराबर 1/P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस N2। ठीक है, अब इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, आपके 10th क्लास के बच्चों को कभी इसमें कोई ट्विस्ट नहीं मिलना। यानी कि मैंने लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज बराबर क्या, रेटिंग वोल्टेज, तो हमेशा यही रहेगा। ठीक है, लेकिन 12th में पहुंचोगे तो सप्लाई वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज के बराबर चेंजेस हो जाएंगे, बट आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, कभी अगर ये ना दिया जाए कि सप्लाई वोल्टेज कितना है तो हमेशा मान के चलना है कि रेटिंग वोल्टेज के क्या है, बराबर। अब हमने इन तीनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में जोड़ दिया था, अभी अब पैरेलल में जोड़ दिया। पहला वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस P1V, दूसरा वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस P2V, तीसरा वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस P3V। जोड़ दिया मैंने पैरेलल, सप्लाई के साथ जोड़ दिया। एंड सप्लाई वाला जो वोल्टेज है वो रेटिंग वाले वोल्टेज के बराबर है, तो रेटिंग का मतलब है लिखा हुआ। अब सब काम कर रहे हैं, कंज्यूम पावर क्या होगा, तो टोटल कंज्यूम पावर बराबर होता है, 12th में आप इसका डेरिवेशन भी सीखोगे, P बराबर सिग्मा P, यानी P1 प्लस P2 प्लस एंड सो। और पावर का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, जूल अपॉन सेकेंड, क्योंकि पावर बराबर था एनर्जी अपॉन टाइम। SI में एनर्जी क्या होती है, जूल, टाइम क्या होता है, सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, वॉट। तो SI में जो पावर की यूनिट है वो कैसी होती है, नोट कर लीजिए।